बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3-4 मौज़ूआत हैं। नवाज शरीफ को कौन डरा रहा है, फ़ौज या कोई और वज़ीर आज़म के बयान पर PTI तलमला उठी है और मलिक रियाज ने मज़ीद 100 अरब रुपए का डाका मारा है। तो नाज़रीन, सरफ़हरिस्त नवाज शरीफ की वापसी से कुछ लोग बहुत परेशान हैं और सबसे ज़्यादा तमाशा PTI ने लगाया हुआ है। वो रोज़ खबर चलाती है कि वापसी, नवाज शरीफ की जो वापसी है वो खटाई में पड़ गई है, तारीख फिर बदल दी गई है, नवाज शरीफ आने का अभी तक फ़ैसला नहीं कर सके और नवाज शरीफ आकर जहाँ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे तो फिर इनको परेशानी क्या है, ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी तारीख बदल गई है, जबकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ की 21 तारीख को वापसी, अगले महीने की 21 तारीख को, गोया कि अब 3.5 हफ्ते रह गए, 4 हफ्ते भी नहीं रह गए, 3.5 हफ्ते का टाइम है। उसके बाद उन्होंने आ जाना और ये 100% पुख्ता प्रोग्राम है, सिवाय इसके कि बाज़ औक़ात कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि जो बिल्कुल गैर मुतवक्को होती है। अगर ऐसी कोई चीज़ ना हुई तो नवाज शरीफ की वापसी का प्रोग्राम अटल है और उससे PTI डरी हुई है। PTI क्यों डरी हुई है? वो इसलिए डरी हुई है कि इन्होंने जो एक झूठा दावा, एक बुलबुला खड़ा किया हुआ है कि इमरान खान बहुत पॉपुलर है, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, वो उसके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। आपने देख लिया होगा कि नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों के सिलसिले में जो अब तक कन्वेंशन या इजलास हुए हैं, उनका क्या मूड था और उनका क्या रंग था। तो ये PTI के एक और बुलबुला जो बड़ा मज़ा खेज तरीके से फूटा है, वो भी मैं अर्ज़ करूँगा। लेकिन पहले नवाज शरीफ साहब का मसला। मरीम नवाज साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बयान दिया है कि नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। अब आइन शिकन कौन है? ज़ाहिर है वो जज हैं जिन्होंने आइन तोड़े और मुल्क को बेचा, और वो जर्नैल हैं जिनके बारे में, जिनकी लाबियाँ अब ये प्रोपगंडा कर रही हैं कि जनाब नवाज शरीफ के बयानात से फ़ौज बहुत नाराज़ है, ये परेशान है। फ़ौज को कोई परेशानी, कोई नाराज़गी नहीं है। दरअसल ये रिटायर्ड जर्नैलों की लाबियाँ हैं, मीडिया में भी, सियासत में भी और सियासी पार्टियों में भी, जो नवाज शरीफ की वापसी से ख़ाइफ़ हैं। और तीसरा, जरदारी साहब को भी कुछ परेशानी है क्योंकि वो अभी तक ये फ़ैसला नहीं कर सके कि उन्होंने सियासत का अगला नक्शा क्या बनाना है, जबकि उनके बारे में ये शोहरत है कि वो सियासी नक्शा बनाने की जो महारत रखते हैं वो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। लेकिन इस सिलसिले में मुझे हमेशा इख्तिलाफ रहा है। मसलन उनकी जो सबसे कामयाब तरीन प्लानिंग थी वो ये थी कि बलूचिस्तान में उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म कराई और सेनेट का चेयरमैन मुस्लिम लीग का नहीं बनने दिया, बल्कि इसी चक्कर में अपनी पार्टी का भी नहीं बनने दिया। फिर ये कि सदर नहीं बनने दिया अपोजिशन का, और आरिफ उल्वी को सदर जरदारी साहब ने बनाया। तो ये सारी उनकी बिसात थी जो बिछाई हुई थी, और लिहाजा जरदारी साहब बहुत चालाक, बहुत होशियार और नाकाबिल शिकस्त प्लानिंग करते हैं। मेरा बुनियादी सवाल और एतराज़ एक ही है इसमें, वो ये है कि अगर फ़ौज जरदारी साहब के पीछे न होती, बल्कि ये फ़ौज का प्लान था जिसको जरदारी साहब ने इम्प्लीमेंट किया, अगर फ़ौज जरदारी साहब के पीछे ना होती या जरदारी के साथ ना होती, या जो भी आप इसके उलट समझ लीजिए कि जरदारी साहब फ़ौज का आला कार ना बनते, तो क्या वो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म कर सकते थे? क्या वो सेनेट में अपोजिशन का उम्मीदवार सदर बन जाए, इसके रास्ते में रुकावट बन सकते थे? क्या वो मौलाना फजल रहमान के बजाय आरिफ उल्वी को सदर बनवा सकते थे? क्या वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कोई भी नहीं बना? तो इसके पीछे अगर फ़ौज ना होती तो क्या जरदारी साहब ये सारी गेम खेल सकते थे? नहीं खेल सकते थे। ये इसके पीछे, जिससे ये बिल्कुल सेम वही मसला है जिस तरह कहा जाता है कि इमरान खान बिलाखिर कामयाब हो गया 2018 में अपनी हुकूमत बनाने में। तो सब लोगों को पता है कि अगर बाजवा और फैज़ और दूसरे जर्नैल इमरान खान के साथ ना होते और लोगों को तोड़ा ना जाता, उठाया ना जाता, और फिर वो जो इलेक्शन की रात RT सिस्टम को बिठाया ना जाता, तो क्या इमरान खान जीत सकते थे? ज़ाहिर है कि नहीं जीत सकते थे। इसी तरह कोई भी लीडर जो है वो अपने बलबूते पर अगर 100% कामयाबी हासिल करता है तो उसे हम कामयाबी कहेंगे, अदरवाइज़ उसे हम उसकी जुज़वी कामयाबी कहेंगे या उसका इस्तेमाल होना बताएंगे। तो जरदारी साहब भी परेशान हैं क्योंकि अब उनके पास मुस्तकबिल की जो प्लानिंग थी वो उसका वाज़ेह नक्शा नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड समझ ली थी। मसलन उन्होंने ये तय कर लिया था अपने तय
کہ یہ جو PTI کا جب خاتمہ ہوگا تو جنوبی پنجاب سے سارے الیکٹیبل جو ہیں وہ پکے ہوئے آم کی طرح گر کر ہماری جھولی میں آ جائیں گے، لیکن وہ چیز طے نہیں ہو سکی۔ تو ظاہر ہے انہیں بھی پریشانی ہے، لیکن یہ تو پریشانی ان کا حق ہے۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی اگر کسی دوسری سیاسی پارٹی کی کامیابی سے پریشان ہوتی ہے تو یہ اس کا جمہوری حق ہے، کیونکہ ہر سیاسی پارٹی اپنی کامیابی کے لیے جد و جہد کرتی ہے، سیاست بھی کرتی ہے، چالیں بھی چلتی ہے، سودے بازی بھی کرتی ہے، کمپرومائز بھی کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ اس پر اعتراض نہیں ہے، میں ویسے یہ بتا رہا ہوں کہ زرداری صاحب کو بھی کچھ پریشانی ہے، لیکن ناظرین یہ نواز شریف صاحب کو ڈرا کون رہا ہے؟ عام تاثر یہ ہے کہ فوج کی طرف سے پیغامات گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ یہ بیان نہ دیں، آپ باجوے کا حساب نہ لیں۔ آج محمد علی درانی نے بھی کہا ہے کہ مٹی پاؤ، وہ ریٹائرڈ اور برطرف ٹاؤٹ ہے، اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو دراصل فوج نہیں ڈرا رہی، اس لیے کہ فوج تو فیض کو تو بالکل ٹوٹلی کلی اور قطعی اور واضح طور پر ڈس اون کر چکی ہے۔ ان کا اپنا بیان آ چکا ہے ISPR کا، جب انہوں نے کہا تھا کہ TTP کو پاکستان میں جو سہولتیں دی گئی، اس طرح کا بیان تھا، مجھے الفاظ یاد نہیں، تو اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا۔ تو یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ جہاں تک باجوہ کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، باجوہ کے لیے فوج کے اندر کچھ ہمدردی ہو سکتی ہے، لیکن بطور انسٹیٹیوشن اس وقت فوج باجوہ کے پیچھے اس طرح نہیں کھڑی جس طرح وہ پرویز مشرف کے پیچھے کھڑی تھی، اور جس کے نتیجے میں کئی معاملات ہوئے۔ لیکن نواز شریف کے زوال کے پیچھے صرف پرویز مشرف کا معاملہ نہیں تھا، CPAC کا معاملہ بھی تھا، یہ باجوہ کا جو کرتارپوریہ فیکٹر ہے وہ بھی تھا، اور بھی کئی بہت ساری چیزیں مل گئی تھی۔ تنہا مشرف کے خلاف مقدمہ چلانا نواز شریف کی برطرفی کا باعث نہیں بنا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں۔ راحیل شریف کے گروپ کی ناراضگی بھی تھی، جس نے 3 سال کی ایکسٹینشن مانگی تھی اور دھمکی دی تھی کہ اگر مجھے ایکسٹینشن نہ دی تو میں مارشل لا لگا دوں گا۔ مارشل لا تو وہ نہ لگا سکا، لیکن ڈان لیکس کر گیا۔ بہت سارے عوامل مل کے نواز شریف کی برطرفی کا باعث بنے۔ نواز شریف کو فوج نہیں ڈرا رہی، نواز شریف کو مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ ہے وہ ڈرا رہا ہے، اور اس گروپ کا نام میں نے تنزیہ طور پر رکھا ہوا ہے عمر عطا بندیال گروپ۔ اس میں خواجہ آصف ہیں، اس میں خواجہ سعد رفیق ہیں، اس میں ملک احمد صاحب ہیں، اور بھی کئی لوگ اس میں ہیں جن کی قیادت شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو یہ نہیں چاہتے، کسی صورت نہیں چاہتے کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں۔ پچھلے دنوں ان کے استقبال کو متاثر کرنے کے لیے مسلم لیگ کی قیادت نے خواجہ سعد رفیق کو ایک کمیٹی کی صدارت دے دی، استقبالیہ کمیٹی کی۔ تو سعد رفیق صاحب نے ایک اچھی بات کی کہ انہوں نے منافقت نہیں کی کہ جس آدمی کے وہ مخالف ہیں اس کے استقبالی کمیٹی کیسے کر کے وہ کیوں اس طرح کے کام کریں۔ انہوں نے کمیٹی کی صدارت سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک قابل تعریف کام ہے، کیونکہ منافقت جو ہے وہ زیادہ بری چیز ہے بجائے اس کے کہ اپنے رجحانات کو واضح کر دیا جائے۔ تو یہ گروپ نہیں چاہتا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور یہی گروپ ہے جو ڈرا رہا ہے نواز شریف کو، ناکام کوششیں کر رہا ہے ڈرانے کی کہ جناب اگر آپ گئے تو آپ کے ساتھ ٹریپ ہو جائے گا۔ یہ نیب کے آرڈیننس کھل گئے ہیں، نیب کے مقدمات کھل گئے ہیں، آپ کو ان کے اندر پکڑ لیں گے۔ فوج پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، فوج ناقابل اعتبار ہے۔ اس نے بظاہر یہ کہا ہے کہ ہمیں اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب آپ جائیں گے تو جو آپ کو پکڑ لیں گے، اس لیے آپ پاکستان نہ جائیں۔ اور یہ گروپ چاہتا کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بڑی محنت کی ہے پچھلے 5-7 برسوں میں، اعلیٰ حکام سے رابطے اور ذاتی دوستیاں اور وفاداریاں بشرط استواریاں، یہ سارے کام انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ تو کس لیے کیے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ میں اب نواز شریف صاحب کو چھوڑو، اب مجھے وزیر اعظم بناؤ۔ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے بہت زیادہ بیتاب ہیں، اور اپنی بیتابی وہ اتنی زیادہ چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ مسلم لیگ کے اندر سے ایک گروپ ہے طاقتور، عمر عطا بندیال گروپ، جو نواز شریف صاحب کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ اتنی ہی خبر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس سے نواز شریف متاثر ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے، تو یہ قطعی نہیں ہے۔ نواز شریف کی 21 اکتوبر کو واپسی کا قطعی پکا پختہ پروگرام ہے۔ اور جہاں تک یہ بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا کہ نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ باجوہ سے حساب لیں گے اور فیض سے حساب لیں گے، تو یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ کچھ اس طرح سے نہیں ہونے والا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، اور وزیر اعظم بننے کے بعد وہ پہلا آرڈر یہ جاری کریں گے کہ باجوہ بھی گرفتار اور فیض بھی گرفتار۔ ایسا کچھ نہیں وہ کریں گے، اور ایسا کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے۔ فیض کے خلاف کارروائی اب تقریباً ڈن ہے، وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فوج بہتر جانتی ہے کہ اس میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، ان کی اپنی مسلطیں، ان کے اپنے سسٹم، ان کا اپنا
उनकी अपनी मालूमात के ज़राए और तजज़िये के अपनी अंदाज़ होते हैं, वो उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। और बाजवा को भी किसी न किसी तरह के मुआवजे का सामना करना पड़ेगा, उसकी शक्ल सख्त हो या नरम हो। ये इतना मुआवजा कम है कि वो बाजवा जो कल तक बादशाह बना हुआ था, अब वो बाजवा डरा हुआ है कि कहीं मेरे खिलाफ भी केस ना दर्ज हो जाए। वैसे केस का दर्ज होना ही बहुत बड़ी बात होती है। मुशर्रफ को सज़ा नहीं हो सकी, लेकिन उस पर केस हुआ, उस पर मुकदमा चला, तो खौफ से मुशर्रफ का जो हाल था वो नाकाबिले बयान था। यहाँ तक कि आपने देखा कि उसने फिर मिन्नत तरला किया, और जब अदालत में पेशी के लिए जा रहा था तो खुफिया एजेंसी के लोगों ने रास्ते में उनकी गाड़ी रोकी और उनको उठाकर अस्पताल ले गए। तो ये खौफ का आलम था कि मुझे अदालत में जाना पड़ेगा, अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। ये गुरूर भी था, सब कुछ था, लेकिन इससे एक जो ज़हनी मेंटली टार्चर आदमी को होता है उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ये PTI का मसला बड़ा मज़ेदार है। इसके दोनों सब्जेक्ट में इकट्ठा करता हूँ। सिर्फ मुख्तसर तौर पर ये तीसरा पॉइंट जो है मलक रियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर संजीदगी से फ़ैसले हुए हैं। वो कार्रवाई किस तरह होगी ये चीज़ें सीगा राज में हैं, लेकिन ये तय है कि अब इसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसने हाल ही में कराची के अंदर मुख्तलिफ सोसाइटियों वगैरह और जाली वो जो इनके जो फाइल सिस्टम होता है, और फिर इस तरह इसने कराची के शहरियों से पिछले साल 1.5 साल के अंदर 100 अरब रुपया, यानी खरब रुपया इसने लूटा है, चोरी किया है। इसके बदले में कुछ भी नहीं किसी को मिला, सारा वो टोटल फराड करके इसने 10 रुपये खर्च किए बगैर 100 अरब रुपया यानी 1 खरब रुपये हथिया लिए हैं। ये मेरे ख्याल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इतनी बड़ी डकैती का। और ये मलक रियाज वो है, कल की तारीख तक गोया कि पाकिस्तान की अदलिया इसकी बांदी लौंडी कनीज बनी रही है और उसके सर पर, और फिर इसे बड़े सीनियर हसास और गैर हसास अफसरों की पुष्टपनाही हासिल रही है। मीडिया इसके साथ रहा है और इसको कोई हाथ लगाने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब उसी के ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज हो रहे हैं, इसी के ख़िलाफ़ शिकायतें आ रही है, सोशल मीडिया पर चीज़ें आ रही हैं, इसके राज फूट रहे हैं और इसके हाथ पांव मलक रियाज के फूले हुए हैं। और ये जो केस इमरान खान पर है 190 मिलियन पाउंड का, ये इनडायरेक्टली मलक रियाज के ख़िलाफ़ भी है। जब मुकदमा आगे चलेगा तो मलक रियाज इस केस में भी पकड़ा जाएगा और मेरा ख्याल है कि इससे बहुत बड़ी रकम रियासत पाकिस्तान को हासिल होने वाली है। इतनी बड़ी रकम के हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। ज़ाहिर है, मैं तो अज़राह मजाक ये भी कह सकता हूँ कि जनाब बाकी सारे काम छोड़े, मलक रियाज को थाना लोहारी गेट में 3 दिन तक उल्टा लटका दे तो 3 दिन के बाद इससे इतना पैसा निकल आएगा, IMF का कर्जा हम वापस कर सकेंगे। मेरी इस बात को मुबालगा और तंज के तौर पर लीजिए, लेकिन इसके अंदर से, इसके पास से बेहिसाब बेतहाशा दौलत रियासत पाकिस्तान हासिल कर सकती है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म काकर साहब के दौरा अमरीका फ्रांस पर ज़ाहिर लोगों ने तनकीद की कि एक बेहिस आदमी, और वो उसने वहाँ जाकर सिर्फ पेरिस में वो खाना खाने का शौक़ था, आईफल टावर के ऊपर कोई पता नहीं होटल है क्या है, और अमेरिका में खाने का प्रोग्राम था, बहुत सारे होटलों पर इसने खाना खाया, सिर्फ ये एक शौक़ पूरा करने के लिए कि मैंने फ़लाँ होटल में भी खाया, मैंने फ़लाँ होटल में भी खाया और मैंने फ़लाँ होटल में भी खाया। फिर फ्रांस में खाना खाने के लिए इसने वो स्पेशल प्रवास फ्रांस वाली रखी, तो इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। ज़ाहिर है अशराफिया का चेहरा है, अशराफिया के लिए वो काम करता है, आवाम के परेशानियों से, आवाम के दुखों से उसे कोई वास्ता नहीं। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने तो प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया, लेकिन ये गरीब आवाम के टैक्सेस से पेट पूजा करता रहा फ्रांस में। लेकिन ये एक ज़मीनी बात थी। असल बात जो है सियासी वो ये है कि अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो कि प्रिडिक्शन की ज़िमन में हर एक को पता है, मंजूर वसान से लेकर मुझ तक हर एक को पता है, मुझसे लेकर आप तक और आपसे लेकर किसी भी पाकिस्तान की सियासत से दिलचस्पी रखने वाले मुबस्सर को सबको पता है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा। और ये मैं आपको ख़बर दे दूं कि इलेक्शन के इनेकास से बहुत पहले इमरान खान कई केसेस में सज़ा याफ्ता हो चुका होगा। तो काकर साहब ने ये बयान दे दिया कि अगर इमरान खान इलेक्शन में नहीं होगा तो इससे इलेक्शन के मुनसिफाना होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात उनकी 100% सच है, सियासी प्रेडिक्शन के हवाले से, हालात के हवाले से, जो भी मामलात उनके हवाले से। PTI की दुम पर ऐसा पैर आया इस बयान की वजह से कि वो
चीख उठी और रो उठी और उसने एक तूफान मचा दिया अपने सोशल मीडिया पर कि ये क्या बयान दे दिया। खैर उससे गरज नहीं, उसने क्या वो हुल्लड़बाजी की इस बयानबाजी में, से छोड़े। एक फिक्रा मैं लेता हूँ उससे। एक फिक्रा उसने ये कहा कि इमरान खान के बगैर अगर इलेक्शन हुए तो वो गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी होंगे। क्या ये बात कोई सियासी पार्टी कर सकती है? इसलिए कि दुनिया में बहुत सारे इलेक्शन बहुत सारे लोगों के बगैर होते हैं। इंडिया में इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, इलेक्शन उसके बगैर हुए। पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, 2 महीने बाद इलेक्शन थे, वो उसके बगैर हुए। वो गैर कानूनी कैसे हो गए? और इसको छोड़ें, 2018 में जब नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया था तो इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर हुए थे। तो क्या वो गैर आइनी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी नहीं थे? अब अगर वो रीप्ले इमरान खान के साथ हो रहा है तो इसमें कौन सी बात गैर अखलाकी हो गई, कौन सी बात गैर आइनी हो गई, कौन सी बात गैर कानूनी हो गई? या तो PTI कहे कि 2018 के इलेक्शन भी गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी थे और उस वक्त तो और बहुत कुछ हुआ था। सेम सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग के लोगों को दोहरी शहरियत पर नाअहल किया और लिखा कि ये दोहरी शहरियत वाला आदमी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और सेम सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत वाले PTI के लोगों के लिए लिखा कि ये तो मुल्क से वफादार हैं, इनके मुल्क से वफादारी पर कुछ शक ही नहीं है, लिहाजा ये दोहरी शहरियत का कोई इशू नहीं है, इनको इजाज़त है। और मुस्लिम लीग के कितने लोगों को नाअहल किया गया। वो जो ठिगना सुवर था उसने अदालत के अंदर बैठकर कहा था कि मुस्लिम लीग के 5-6 लोगों को तो मैं ऐसे ही नाअहल कर दूंगा। और कितने लोग नाअहल किए भी, कितने लोग गिरफ्तार किए, क्या एक्शन नहीं हुआ। और वो सब तो PTI के साथ अभी होना है। और नाज़रीन, फ़र्क आप ये मुलाज़ा फरमाएं कि वहाँ इतना कुछ होने के बावजूद और इतना कुछ इलेक्शन की डेट तक होता रहा, तब भी काम ना बना तो RT सिस्टम बैठाया गया, फिर भी मुस्लिम लीग ने कौमी असम्बली में अच्छी खासी सीटें ले ली और पंजाब में वो फिर भी नंबर 1 पार्टी रही। अब PTI जो है वो इमरान खान के बगैर 10 सीटें भी जीत कर दिखा दे। इलेक्शन अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने, चौथे महीने के आखिर में इलेक्शन हो जाने हैं। तो सिर्फ 120 दिन से भी कम टाइम है। आप देख लीजिएगा कि इमरान खान के बगैर PTI कितनी सीटें लेती है। हाँ, ये जो मोहम्मद अली दुरानी पार्टी बना रहा है उसके बारे में हम नहीं कह सकते कि वो 2 सीटें लेंगे या 4 लेंगे, उसको छोड़िए। अच्छा, ये तो PTI का एक बोंगापन यानी यू टर्न कह लें, और ये कि जो खुद किया था वो याद नहीं रहा इनको कि नवाज शरीफ के साथ यही कुछ नहीं किया था, इससे कुछ ज़्यादा किया था, उम्र भर के लिए नाअहल किया था। इमरान खान तो उम्र भर के लिए नाअहल नहीं हुआ, वो तो 5 बरस के लिए हुआ है और भी मज़ीद 5 बरस के लिए होगा। तो खैर, एक खबर चली एक ऐसे मौसूफ की तरफ से जो हमेशा इसी तरह की खबरें देते हैं, हारून रशीद की तरफ से, कि आरिफ उल्वी ने अटक जेल पहुँचकर 3 घंटे तक इमरान खान से मुलाकात की है। और ख़बर का जो खुलासा था वो ये था कि ताकतवर हलकों ने इमरान खान से NRO मांग लिया और फलाना फलाना, और बात आगे बढ़ रही है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। उसको छोड़िए, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, ये खबर झूठ थी। और इसकी झूठ की भी मैं आगे चलकर बताता हूँ 1 मिनट के बाद। लेकिन इस झूठ की बुनियाद पर PTI के सोशल मीडिया के लोगों ने और TV चैनल्स पर बैठे हुए इनके मीडिया पर्सनस ने वो किले खड़े किए कि जो सचमुच के किले हैं, दिल्ली का लाल किला, लाहौर का शाही किला, बरतानिया का विंडसर किला, वो सारे ही उनके सामने छोटे बढ़ गए। इतने बड़े बड़े किले तामीर किए। मसलन इन प्रोग्रामों में बताया गया कि आरिफ उल्वी ने मिन्नत तरला किया इमरान खान से कि खुदा के लिए GSQ को माफ़ कर दो, माफ़ी दे दो, वो तुम्हें छोड़ देंगे। इमरान खान ने कहा नहीं, GSQ तो मैं माफ़ी दे ही नहीं सकता। फिर जब बहुत समझाया तो वो मान गया कि अच्छा ठीक है, मैं GSQ को माफ़ी दे देता हूँ और उसको NRO दे देता हूँ, लेकिन बाकी बातों पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा, मैं मुनसिफाना इलेक्शन के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हूँगा। चुनांचे सदर उल्वी जो है वो उसने जाकर फिर वो रिपोर्ट दे दी GSQ को कि जनाब ये बातें मान गया तो ये बातें नहीं मान रहा। तो GSQ ने कहा कि कोई बात नहीं, बाकी बातें में मान जाएंगे। अब GH वालों का खौफ कुछ कम हुआ कि इमरान खान ने कम से कम उन्हें माफ़ तो कर दिया, अब आगे भी देखी जाए। इस तरह के किले इन्होंने बनाए और सारी शाम तक ये झूठ चलता रहा। ये वो मुलाकात थी, 3 घंटे की मुलाकात थी। इस मुलाकात से 3 लोग बेखबर थे। एक तो इमरान खान को भी पता नहीं था, उसको भी पता नहीं था कि उल्वी मेरे पास आया और 3 घंटे मेरे पास बैठा रहा और मुझसे मुज़ाकरात करता रहा।
दूसरे नंबर पर उलवी को भी पता नहीं था कि मैं इमरान खान के पास गया हूँ अटक जेल में और जाकर मैंने उसे 3 घंटे मुज़ाकरात किए हैं। उसे भी हारून रशीद के ज़रिए पता चला कि अच्छा मैं था वो जो जिसने 3 घंटे मुज़ाकरात किए। और तीसरा अटक जेल वालों को कि जहाँ कोई आया था और कमरा खुलवा कर 3 घंटे मुज़ाकरात करता है, अटक जेल वालों को भी नहीं पता था। ये पीटीआई इतनी झूठी जमात है, इसका हर आदमी इतना झूठा है कि इसकी हम मिसाल नहीं दे सकते, इसकी हम तशरीह नहीं कर सकते। इसके लिए कोई निसाबी किताबों का कोई नया सिलसिला एकेडमिशियन हजरात और स्कॉलर हजरात लिखे तो लिखें कि ये किस तरह की झूठी पार्टी है कि एक झूठ के मीनारे खड़े कर दी, खबर गलत थी। और ये हारून रशीद साहब वही है ना जो इसी तरह की खबरें दिया करते हैं। मसलन इन्होंने पता नहीं क्या कितने हज़ार अरब डॉलर नवाज शरीफ ने हाथ पर रखे तब उन्हें इलाज के लिए बरतानिया जाने की इजाज़त दी। खबर तो अखबारात में ये छपी थी ना कि 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लिखकर वो देकर गए, लेकिन हारून रशीद साहब ने ये इतला दी कि कितने हज़ार अरब डॉलर अमेरिका पाकिस्तान IMF से 1 अरब और 2 अरब और 3 अरब डॉलर के हिसाब से रकम लेता है, जहां नवाज शरीफ ने पता नहीं कितने अरब डॉलर, कितने हज़ार अरब डॉलर बाजवा की हाथ पर रखे तब उनको जाने की इजाज़त मिली। इस पर मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि वो चकलाला एयरपोर्ट पर एक चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी थी। जब अमेरिका का सदर जो था, सदर जॉनसन, जब पाकिस्तान के दौरे पर आया तो चकलाला एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया अयूब खान ने। फिर जब वो वहाँ से वापस गया तो उसको अलविदा भी अयूब खान ने किया। तो उस गार्ड ने अपने घर आकर अपने भाई को बताया कि इस तरह वो अमेरिकी सदर आया और इस तरह उसने मुसाफा किया और फिर इस तरह अयूब खान ने मुसाफा किया। फिर अमेरिकी सदर ने अयूब खान का हाथ पकड़कर अपना दूसरा हाथ उस पर रखा और उसको कुछ चीज़ देकर चला गया। अयूब खान ने वो हाथ बंद कर लिया, मुट्ठी बंद कर लिया और फिर वो कोट की जेब में डालकर जो चीज़ अमेरिकी सदर ने उसे दी थी वो उसने जेब में डाल लिया और किसी को बताया नहीं अमेरिकी सदर मुझे क्या देकर गया। तो तुम्हें पता है वो क्या देकर गया था? तो उसने भाई ने पूछा कि नहीं मुझे तो नहीं पता। उसने कहा वो एटम बम देकर गया है। तो ये हारून रशीद साहब जो हैं ये उसी तरह के एटम बम दिए जाने के ऐनी शाहिदीन में शुमार होते हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सारी खबरें और मज़े की सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इसके ताल्लुकात जो हैं गैर मुल्की सफारतकारों से कि गैर मुल्की हुकूमतों के अपने सफ़ीरों से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं जितने इनके। मसलन वो गैर मुल्की सफारत खाने हर महीने सर्वे कराते हैं कि कौन कितना पॉपुलर है और अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, अमारात, रूस, चीन, तुर्की, ये सब मुल्क जो है ना हर महीने बाकायदगी से सर्वे कराते हैं। और हर सिफारती सर्वे की एक ही रिपोर्ट होती है कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो अवाम में 85 से 95% के दरमियान है। अजीब व गरीब इत्तेफाक है कि सारे सफारत खानों की यही रिपोर्ट होती है। और इसमें जो असल बात है ना आपके जानने के लिए वो ये है कि ये सारे सफारत खाने अपने सर्वे रिपोर्टों की सिर्फ एक कापी बनाते हैं और अपनी हुकूमतों को नहीं भिजवाते। वो एक कापी जैसे ही वो सर्वे होता है, मुकम्मल होता है, उसकी फ़ौरन ये कापी बनवाते हैं और हारून रशीद साहब के हवाले कर देते हैं कि इसके अपने TV प्रोग्राम में चला दो। अपनी हुकूमतों को उन्होंने आज तक एक भी सर्वे रिपोर्ट की कापी नहीं भेजी। जितनी भी कापियाँ भेजते हैं और हर महीने भेजते हैं, हारून रशीद साहब को भेजते हैं। तो खैर खबर गलत साबित हुई, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। इनकी कम से कम 100 खबरें इसी तरह की हैं और ये PTI का कोई हामी हो और झूठ ना बोले, ये तो मुमकिन नहीं है। मुझे तो लगता है कि कोई ये कहीं किसी मुर्शद का मामला है कि मुर्शद ने इनको हदायत की हुई है कि बेटा अगर ज़िंदा रहना तो रोज़ एक नया झूठ घड़ना। जिस दिन तुमने झूठ नहीं घड़ा उस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। हालांकि मौत तो चाहे सच बोलो चाहे झूठ बोलो, मौत तो अपने वक्त पर आनी है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।